हम लोग पढ़ रहे थे भूकंप के बारे में। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे मित्रों? भूकंप के बारे में। याद कीजिए, हमने आपको क्या बताया था कि यही बताया था कि भूकंप मतलब क्या होता है कि भू जोड़ कंप। भू जोड़ कंप, भू मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी, और कंप मतलब क्या होता है? कंपन करना, या नहीं तो दोस्तों थरथराना। यानी कि दोस्तों पृथ्वी का सतह किसी भी तरह से, पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न किसी भी तरह के कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? भूकंप कहते हैं। ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने आपको क्या कहा कि ये है पृथ्वी, और ये है दोस्तों पृथ्वी का, मान लो दोस्तों यहां से एक बिंदु P है दोस्तों, यहां से दोस्तों भूकंप की उत्पत्ति हुई दोस्तों। इसको हम लोग भूकंप मूल या भूकंप कारण कहते हैं। ये मान लो फोकस पॉइंट है दोस्तों, यहां से इस जगह पर पृथ्वी के इस बिंदु से भूकंप की उत्पत्ति हुई। अब जब भूकंप की उत्पत्ति होगी तो दोस्तों यहाँ जो तरंग आएगा सब जगह फैलेगा दोस्तों, हर जगह फैलेगा। भूकंप क्या होता है दोस्तों? भूकंप ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा किधर जाता है दोस्तों? सतह की तरफ जाता है। ऊर्जा भूकंप किधर जाता है दोस्तों? भूकंप की ऊर्जा किधर जाता है दोस्तों? सतह की तरफ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले झटका कहां लगेगा दोस्तों? सबसे पहले झटका आपका लगेगा सतह पर। इस जगह को क्या बोलते हैं दोस्तों? अधिकेंद्र कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते थे दोस्तों? इंग्लिश में इसे इपी सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? इपी सेंटर कहा जाता है। तो हमने कहा कि दोस्तों ये तरंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तरंग दो प्रकार के होते हैं। भूकंप तरंग, जो भूकंपीय तरंग जो है, दो प्रकार के होते हैं। पहला भूकंपीय तरंग ऐसा होगा दोस्तों जो पृथ्वी के अंदर ही जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भूगर्भिक तरंग। और इसके बाद दूसरा हमने बताया था आपको सतही तरंग। सतही मतलब ये पृथ्वी के सतह पर जाएगा दोस्तों, और सबसे खतरनाक अगर कोई तरंग होगा दोस्तों वो सतही तरंग होगा। इंग्लिश में इसे सरफेस वेव कहा जाता है। अब हमने फिर बताया था दोस्तों कि भूगर्भिक तरंग दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, बताया था कि नहीं होते हैं? एक हमने बताया था पी वेव और दूसरा बताया था सेकेंडरी वेव, एस वेव दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने सतही तरंग के बारे में भी चर्चा किया था दोस्तों कि सतही तरंग भी दो प्रकार के होते हैं। हमने पहले बताया था रिले वेव और दूसरा बताया था दोस्तों लब वेव। लब वेव का नाम इसका क्यों पड़ा दोस्तों? क्योंकि एक वैज्ञानिक है दोस्तों जिसका नाम था एडवर्ड लव। एडवर्ड लव के ही नाम पर दोस्तों सतही वेव का नाम पड़ा दोस्तों। तो ये सब दिमाग में रखे हुए। तो आर वेव किसके समान है दोस्तों? पी वेव के समान है, लेकिन ये दोलन उत्पन्न नहीं करेगा, ये थरथराएगा नहीं दोस्तों। जबकि एल वेव क्या होगा? सबसे खतरनाक होता है दोस्तों, ये पूरे धरती को हिला देता है दोस्तों। हम लोग कहां रहते हैं दोस्तों? सतह पर ही रहते हैं। ये सबसे खतरनाक तरंग होगा दोस्तों। कौन तरंग होगा? सतही तरंग। और सतही तरंग में भी कौन दोस्तों? लब तरंग होगा। नाम है दोस्तों लब, लेकिन काम करता है डब जैसा दोस्तों। मित्रों दोस्तों हम यहां तक बता चुके थे। हम लोग बात करेंगे दोस्तों भूकंपीय तरंग की विशेषताएं, यानी कि जो भूगर्भिक तरंग होंगे और सतही तरंग होंगे उनकी क्या विशेषताएं होंगे। आइए दोस्तों हम लोग इसी के बारे में चर्चा करते हैं। ओके माय डियर, कि जिस तरंग का जितना वेग होगा, तरंग का जो वेग होगा, तो वेग मतलब दोस्तों चाल, यहां समझना, उतना ही दोस्तों क्या होगा दोस्तों? घनत्व होगा। जितना घनत्व होगा उतना वेग होगा, जितना वेग होगा उतना घनत्व होगा। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? ध्यान से समझना। अब ये है दोस्तों पृथ्वी। यहां मान लो दोस्तों भूकंप की उत्पत्ति हुई, यहां से भूकंप पैदा हुआ दोस्तों। अब मान लो दोस्तों हमने आपको क्या बताया था दोस्तों कि हम लोग जितना नीचे जाएंगे उतना ज्यादा घना होगा। घना मतलब घनत्व उतना ज्यादा होगा दोस्तों। जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है दोस्तों, जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है, उसी तरह भूकंप का जो भूकंपीय तरंग का वेग जो है, चाल उसका बढ़ता है दोस्तों। हम जितना पृथ्वी के नीचे आएंगे दोस्तों उतना ज्यादा घनत्व होगा मित्रों। हमने आपको बता दिया है दोस्तों। अब दोस्तों हमने क्या कहा कि जितना घना होगा उतना ज्यादा स्पीड से चलेगा दोस्तों। तरंग जो उतना ज्यादा स्पीड से चलेगा। अब भगवान ने क्या किया दोस्तों? आदमी जहां रहता है दोस्तों, यहां से अगर हम सतह की तरफ जाएंगे दोस्तों, अगर हम इस केंद्र से सतह की तरफ जाएंगे दोस्तों, तो घनत्व क्या होगा दोस्तों? घनत्व क्या होगा दोस्तों? कम होगा। घनत्व क्या होगा? कम होगा। और जब घनत्व कम होगा दोस्तों तो भूकंपीय तरंग का वेग भी क्या होगा दोस्तों? कम होगा। भूकंपीय तरंग का वेग भी क्या होगा दोस्तों? कम होगा। और जब भूकंपीय तरंग का वेग अगर कम होगा तो विनाश भी कम करेगा दोस्तों। दोस्तों एक समान घनत्व में, ध्यान से समझना, एक समान घनत्व में दोस्तों भूकंपीय तरंग जो है, एक समान घनत्व में भूकंपीय तरंग जो है दोस्तों एक समान मार्ग में चलती है दोस्तों। एक समान मार्ग में चलती है। मान लो दोस्तों ये एक रोड है, दो साइकिल वाला है, दोस्त है, दोनों दोस्त है। रोड खाली है दोस्तों, एकदम आराम से जा रहा है दोस्तों, आराम से जा रहा है, आराम से दोनों गप करले जा रहा था, एकदम इधर से दोनों चल रहा है दोस्तों, एक समान वेग से चल रहा है दोस्तों। अब ये दोनों जब आ रहा था दोस्तों, तो आते आते क्या हुआ, इस जगह पर दोस्तों, इस जगह पर क्या था दोस्तों, बाराती आया था दोस्तों। और यहाँ बाराती गाड़ी था दोस्तों, एकदम मार नागिन डांस चल रहा था, नागिन नागिन मार, एकदम नागिन डांस चल रहा था दोस्तों। यहाँ ढेर सारे लोग थे, एकदम मार लेटा लेटा के डांस कर रहा था, लेटा लेटा के डांस कर रहा था, एकदम घसड़ घसड़ के डांस कर रहा था। और बिहार में नागिन डांस मतलब जानबे करते हो, नाली तालीम सब कुछ जाता है। कोई को तो ऐसा रहता है एकदम इधर से छत से ई पार से ऊपर चल जाता रहा था। दोनों गप करते करते आ रहा था, लेकिन एक बेग दोस्तों जब देखा यहाँ भीड़ भाड़ इलाका था दोस्तों, ये साइकिल वाला इधर चला गया और ये साइकिल वाला इधर चला गया दोस्तों। दोनों का रास्ता क्या हुआ दोस्तों, चेंज हो गया। यानी कि दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, एक सीमा रेखा। इधर जाएंगे तो इधर कम घना होगा, इधर जाने के बाद दोस्तों ज्यादा घना हो जाएगा कि नहीं? अरे इधर जाएंगे तो ज्यादा घना होगा, क्योंकि यहाँ बाराती गाड़ी है, यहाँ लोग ज्यादा रहेंगे दोस्तों, तो ज्यादा घना होगा। और इधर कम घना होगा। तो इस सीमा रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों, असमदता। क्या बोलते हैं दोस्तों, असमदता, या नहीं तो इसे असत्यता बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। जिस जगह से दोस्तों घनत्व कम बेसी होता है, उस सीमा रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों, असमदता बोलते हैं दोस्तों, असंबद्धता। तो दोस्तों जब एक समान घनत्व में था दोस्तों, तो चाल एक समान था दोस्तों, दोनों भूकंपीय तरंग का चाल एक समान था। जैसे घनत्व में परिवर्तन हुआ दोस्तों,
रास्ता भी परिवर्तन हो गया दोस्तों, दोनों का रास्ता परिवर्तन होगा। ये साइकिल वाला इधर चल गया, ये साइकिल वाला इधर समतल चल गया। जहां से घनत्व में परिवर्तन हुआ, इस सीमा रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों? असमदता। क्या बोलते हैं दोस्तों? असमदता। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित वह क्षेत्र जहां घनत्व में परिवर्तन के साथ साथ भूकंपीय तरंग में परिवर्तन होता है, भूकंपीय तरंग के मार्ग में परिवर्तन होता है, जिस जगह से परिवर्तन होता है उस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? असमदता या नहीं तो असतता, इंग्लिश में बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। क्या किसी को कोई डाउट है तो बताओ दोस्तों। सबसे स्पीड में चलता है पी वेव, पी तरंग सबसे ज्यादा स्पीड में, इसके बाद एस तरंग, इसके बाद दोस्तों एल तरंग। सबसे स्पीड कौन चलता है? पी तरंग, इसके बाद एस तरंग, इसके बाद दोस्तों एल तरंग। अब दोस्तों हम लोग असमदता की बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वी की असमदता की बात करते हैं। ये दोस्तों आपका पृथ्वी है। पृथ्वी के कितने भाग दोस्तों? 3 भाग। पहला भाग को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। ये क्रस्ट को भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊपरी क्रस्ट। क्या बोलते हैं मित्रों? ऊपरी क्रस्ट। और दूसरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? निचली क्रस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? निचली क्रस्ट। आ रहा है, जरा जोर से बोलो, निचली क्रस्ट। और इसके बाद दोस्तों तीसरा भाग जो होता है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? मेंटल। इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रस्ट। और इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? मेंटल। क्या बोलते हैं मित्रों? मेंटल। और इस भाग को, अब यह मेंटल भी कितने भाग में बटा रहता है दोस्तों? 2 भाग। एक होता है दोस्तों ऊपरी मेंटल और दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा होता है निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल और दूसरा क्या है दोस्तों? निचली मेंटल। अब दोस्तों एक बात बताओ, सबसे नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते थे दोस्तों? कोर बोलते थे कि नहीं? कोर। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम लोग आंतरिक या नहीं तो इसे बाय कोर कहते हैं, इसे हम लोग बाय कोर कहते हैं। और इसके बाद इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? आंतरिक कोर, है कि नहीं? आंतरिक कोर। अच्छा एक बात बता, नाम क्यों चेंज किए दोस्तों? इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होगा दोस्तों। यहां से दोस्तों, यहां से क्या हुआ, जो रेड कलर से हम रेखा खींचे हैं, यहां से घनत्व में परिवर्तन होता है। तो घनत्व में परिवर्तन जहां से होगा दोस्तों, उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? असमदता कहते हैं कि नहीं दोस्तों? असमदता कहते हैं। तो दोस्तों टोटल मिला के कितनी असमदता है? 1 2 3 4 5। तो पहली जो असमदता है दोस्तों, जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में जो असमदता है, उसे हम लोग बोलते हैं कोनार्ड असमदता। क्या बोलते हैं मित्रों? कोनार्ड असमदता। इसके बाद दोस्तों निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल के बीच में जो समदता है दोस्तों, मोह असमदता या नहीं तो मोह रिविकिक समदता दोस्तों, मोह असमदता। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में कौन सी असमता है दोस्तों? रिफ्टी। कौन सी असमता है दोस्तों? रिफ्टी, रिफ्टी असमदता। इसके बाद दोस्तों निचली मेंटल और बाय कोर के बीच में कौन सी समता दोस्तों? कौन सी समता दोस्तों? गुटेनबर्ग समदता। कौन सी समता दोस्तों? गुटेनबर्ग असमदता। इसके बाद दोस्तों बाय कोर और आंतरिक कोर के बीच में कौन सी असमता दोस्तों? लेहमन, लेहमन असमदता। ये नाम है वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यानी कि ऊपरी क्रस्ट में जैसे जाओगे दोस्तों, कुछ देर के बाद जाओगे, कुछ दूरी के बाद जाओगे दोस्तों, घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा। तो जिस जगह पर घनत्व में परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असमदता। और इस घनत्व की, जहां से घनत्व में परिवर्तन होता है, इसकी खोज कोनार्ड नाम के वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों, इसलिए उसी के नाम पर क्या पड़ गया दोस्तों? कोनार्ड असमदता। फिर निचली क्रस्ट के बाद दोस्तों ऊपरी मेंटल में जब जाने लगा दोस्तों, तो यहां भी घनत्व में परिवर्तन हुआ दोस्तों। तो इसे क्या नाम दिया दोस्तों? इस घनत्व की खोज, इस असमता की खोज मोह ने किया था दोस्तों। मोह रिविकिक नाम था, पूरा नाम था दोस्तों। तो इसलिए इसे मोह असमता कहा जाता है। ऊपरी मेंटल से जैसे निचली मेंटल में गया दोस्तों, तो यहां इसके भी घनत्व में परिवर्तन हुआ, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्टी असमता। निचली मेंटल से जब बाय कोर में जा रहा था, तो एक सीमा रेखा पर क्या हुआ दोस्तों? थोड़ा सा घनत्व में परिवर्तन हुआ, तो उसे हम लोग गुटेनबर्ग असमता कहते हैं। फिर यहां से बाय कोर और आंतरिक कोर के बीच में दोस्तों कौन सी असमता है? लेहमन असमता। तो पहला कौन सी असमता है दोस्तों? पहला कोनार्ड, इसके बाद मोह रिविकी, इसके बाद रिफ्टी, इसके बाद गुटेनबर्ग, इसके बाद लेहमन। और इसके बाद नीचे में क्या है दोस्तों? नीचे में है दोस्तों आपका पृथ्वी का केंद्र। यहां से यहां की दूरी कितना है दोस्तों? 6400 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 6400 किलोमीटर। असमता किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का वह क्षेत्र, पृथ्वी के आंतरिक का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में घनत्व में परिवर्तन आता है। तो जब घनत्व में परिवर्तन आता है तो भूकंपीय तरंग में भी परिवर्तन आ जाता है, भूकंपीय तरंग के मार्ग में परिवर्तन आता है। उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? असमदता कहेंगे। अब दोस्तों हम लोग भूकंप का मापन को पढ़ते हैं दोस्तों। भूकंप को मापते कैसे हैं? भूकंप मापी या नहीं तो भूकंप का मापन, इंग्लिश में भूकंप मापी को सिस्मोग्राफ कहते हैं दोस्तों। सिस्मोग्राफ एक मशीन है दोस्तों। सिस्मोग्राफ क्या है दोस्तों? एक मशीन है। और इस मशीन से किसकी मापन होती है दोस्तों? ऊर्जा की मापन होती है दोस्तों। किसकी मापन होती है? ऊर्जा की मापन। और ऊर्जा की मापन, किसकी ऊर्जा की मापन? जो दोस्तों तरंग क्या है दोस्तों? तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों। पृथ्वी से जब निकलती है ऊर्जा, पृथ्वी से जब बाहरी भाग में जो ऊर्जा निकलती है उसी को तो हम लोग बोलते हैं भूकंपीय तरंग दोस्तों। तो ऊर्जा तरंग क्या है दोस्तों? एक प्रकार का ऊर्जा है। और ऊर्जा के रूप में कौन क्या निकलता है दोस्तों? पृथ्वी के अंदर से तरंग निकलता है। तो इस मशीन से दोस्तों कई स्केल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों रिक्टर स्केल या नहीं तो रिक्टर पैमाना होता है दोस्तों। रिक्टर स्केल पर दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है दोस्तों। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है या नहीं तो परिणाम को मापा जाता है दोस्तों। कितना भूकंप आया इसकी तीव्रता को मापा जाता है दोस्तों। अब इसकी जो तीव्रता को मापता है दोस्तों, वो गणितीय रूप में
गणितीय रूप में मापता है दोस्तों। और किस में मापता है दोस्तों? लॉगरिथमिक के रूप में, लॉगरिथमिक फंक्शन के रूप में मापता है दोस्तों, लॉगरिथमिक। अच्छा, आप लोग 12th में पढ़े होंगे लॉग वगैरह के बारे में। अब ये रिक्टर स्केल पर कितने होते हैं दोस्तों? तो 1 से लेकर 10 तक होता है दोस्तों। कितना तक होता है दोस्तों? 1 से लेकर 10 तक होता है दोस्तों। अब यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है दोस्तों। और सभी जो स्केल पर जो होते हैं नंबर होते हैं वो 10 गुना होते हैं दोस्तों। अगर 1 लिखे तो समझो कि 10 पर पावर 1 है दोस्तों। और अगर 2 लिखे हैं दोस्तों तो ये समझो कि 10 पर पावर 2 है। अगर 3 लिखे हैं तो दोस्तों तो समझो कि 10 पर पावर 3 है। 4 लिखे हैं तो दोस्तों सोचो कि 10 पर पावर 4 है। अगर 10 लिखे हैं तो दोस्तों तो सोचो कि 10 पर पावर क्या है दोस्तों? 10 है। अगर मान लो दोस्तों कि एक जगह है दोस्तों, एक जगह का नाम है A और दूसरा जगह है दोस्तों B। अगर यहां मान लो दोस्तों 3, यहां दोस्तों भूकंप की तीव्रता 3 है दोस्तों और यहां भूकंप की तीव्रता 4 है दोस्तों, तो हम आपसे पूछते हैं दोस्तों कि यहां कितना होगा दोस्तों? तो एक्चुअली में ये 3 लिखा है, ये 3 ना होकर 10 पर पावर 3 है। यहां 4 लिखा है दोस्तों तो ये 4 ना होकर 10 पर पावर क्या है दोस्तों? 4 है। अगर मान लो 4.5 रहता तो यहां 10 पर पावर क्या रहता? 4 रहता। लगभग ये पॉइंट को नहीं लेता है दोस्तों। यहां भूकंप की झटका महसूस हुआ दोस्तों 10 पर पावर 3 और यहां भूकंप की झटका महसूस हुआ दोस्तों 10 पर पावर 5। तो पूछेगा कि दोनों के बीच में कितना अंतर है? तो अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 पर पावर 5 और बटे 10 पर पावर 3 करना दोस्तों। जब भागा रहेगा दोस्तों, भागा में दोस्तों क्या होता है दोस्तों? भागा में जब दोस्तों ये जब सेम रहता है, बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है दोस्तों? घट जाता है। तो 10 पर पावर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। कितने का अंतर होगा दोस्तों? 100 ना लिखकर दोस्तों इसको 10 पर पावर 2 ही लिखना। तो रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है दोस्तों? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर स्केल पर। और दोस्तों भूकंप मापने वाले मशीन को क्या कहा जाता है दोस्तों? सिस्मोग्राफ। और इस मशीन में दोस्तों कितने पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो 3 पैमाने का। पहला पैमाना है रिक्टर स्केल, दूसरा पैमाना है मर्केली स्केल और तीसरा पैमाना है दोस्तों MM स्केल दोस्तों। पहला जो माप के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तीव्रता, मतलब कितना जोर से झटका मारा दोस्तों भूकंप, तो यह तीव्रता मापता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि दोस्तों 10 तक ही रहेगा। ये दोस्तों हुआ क्या दोस्तों? चिल्ली में सर्वाधिक तीव्र भूकंप आया था दोस्तों। सबसे तीव्र भूकंप चिल्ली में आया था। इनकी तीव्रता 9.8 थी दोस्तों। यही भूकंप की तीव्रता है, इससे ज्यादा कभी नहीं आया दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों रिक्टर स्केल पर 10 तक ही दिया है दोस्तों। हो सकता है अगर मान लीजिए इससे ज्यादा अगर भूकंप आ जाए दोस्तों, अगर मान लो 10.1 तीव्रता की भूकंप आ जाए तो अगला रिक्टर स्केल पर क्या लिखाने लगेगा दोस्तों? 11 भी लिखाने लगेगा दोस्तों। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं आया है भूकंप दोस्तों। सर्वाधिक विनाशक भूकंप चिल्ली में आया था। इसकी तीव्रता कितनी थी दोस्तों? 9.8। पहला जो पैमाना है वो रिक्टर पैमाना है और रिक्टर पैमाना से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। और दूसरा जो पैमाना है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों मर्केली पैमाना या मर्केली स्केल दोस्तों। मर्केली एक वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों। उन्होंने ही दोस्तों इस पैमाने की खोज किया था, इसलिए इसका नाम दिया है मर्केली स्केल। अब दोस्तों मर्केली स्केल से किसकी पता लगाते हैं? तो भूकंप से होने वाली क्षति की पता करने के लिए दोस्तों कितना क्षति हुआ, इसके लिए दोस्तों मर्केली स्केल का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों मान लो दोस्तों एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है A, एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है B। यहां दोस्तों अगर 50 आदमी रहते हैं, यहां कितने आदमी रहते हैं दोस्तों? 50 आदमी। और इस जगह पर एक भी आदमी नहीं रहते हैं दोस्तों। और इस जगह पर जो भूकंप आता है दोस्तों, यहां भूकंप आता है 9.5 का और इस जगह पर भूकंप की तीव्रता है दोस्तों, इस जगह पर भूकंप की तीव्रता है 8। तो बताओ दोस्तों सर्वाधिक जो है भूकंप विनाश कहां करेगा दोस्तों? B पर करेगा दोस्तों। और इसी क्षति को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग करते हैं? मर्केली स्केल का। और इस मर्केली स्केल में कितना से कितना तक नंबर रहता है दोस्तों? 1 से 12। तीसरा है दोस्तों MM स्केल दोस्तों। MM स्केल का फुल फॉर्म है दोस्तों मोमेंटम मैग्नीट्यूड स्केल दोस्तों। इससे दोस्तों ऊर्जा की मात्रा को मापा जाता है दोस्तों। और भूकंप का क्षेत्रफल को मापा जाता है। कितने क्षेत्र में भूकंप आया था दोस्तों, कितने क्षेत्र में तबाही लाया था। भूकंप के क्षेत्रफल को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? MM स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो MM स्केल से किसका मापा जाता है? ऊर्जा की मात्रा को मापा जाता है कि यानी कि तरंग से जितना कितना ऊर्जा निकला। और दूसरा क्षेत्रफलीय विस्तार को मापा जाता है दोस्तों, यानी कि कितने क्षेत्र में दोस्तों, कितने क्षेत्र में भूकंप आया। इसकी माप के लिए दोस्तों किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? MM स्केल का, मोमेंटम मैग्नीट्यूड स्केल का प्रयोग किया जाता है। और चौथा भी स्केल है दोस्तों जो इंपोर्टेंट नहीं है, रोसी-फेरल स्केल दोस्तों। रोसी-फेरल स्केल, रोसी-फेरल स्केल एक वैज्ञानिक के नाम पर था दोस्तों। तो इसमें जो है पैमाने में 1 से 11 तक नंबर रहते हैं दोस्तों। तो भूकंप मापने के मशीन को क्या बोलते हैं दोस्तों? सिस्मोग्राफ। और इस सिस्मोग्राफ में कितने पैमाने का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? 4 पैमाने का। पहला दोस्तों रिक्टर स्केल, दूसरा है मर्केली स्केल, तीसरा है मोमेंटम MM स्केल और चौथा है दोस्तों रोसी-फेरल स्केल। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, जबकि मर्केली स्केल पर भूकंप से होने वाली क्षति को मापा जाता है, जबकि MM स्केल में भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा को मापा
जाता है, या क्षेत्रफलीय विस्तार को मापा जाता है दोस्तों। यही 3 बेन है दोस्तों, और चौथा रोसीफेरल स्केल है दोस्तों। हम लोग अब चर्चा करेंगे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, जिसका नाम है भूकंप का छाया क्षेत्र दोस्तों। यह है क्या है दोस्तों, आपका पृथ्वी। पृथ्वी के सबसे आंतरिक वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कोर। और आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि कोर 2 भागों में बटा है, एक बाह्य कोर और एक आंतरिक कोर। जो आंतरिक कोर है दोस्तों, ये कोर का जो अंदर यानी कि जो पृथ्वी का केंद्र है दोस्तों, वो कैसा है दोस्तों, ठोस है। इसके बाद द्रव में है, इसके बाद फिर ठोस में है दोस्तों। और 2 ठोस के बीच में जो द्रव होता है दोस्तों, जब 2 ठोस के बीच में जब द्रव होता है दोस्तों, तो जो ठोस जब गति करता है, इस गति को हम लोग चरनी गति कहते हैं दोस्तों। ये आपका मेंटल है। और इसके बाद बाहर वाला कौन है दोस्तों, आपका क्रस्ट है। ठीक है, इस जगह पर मान लो अधिकेंद्र। अधिकेंद्र किसे कहते हैं दोस्तों, जहां सबसे पहले भूकंप का झटका अनुभव होता है, पृथ्वी के सतह पर जहां पहले भूकंप का झटका अनुभव होता है, उस भाग को, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अधिकेंद्र बोलते हैं। इंग्लिश में एपिसेंटर कहते हैं। ये सब चीज बता चुके हैं दोस्तों। अब मान लो दोस्तों कि इस जगह पर ये हमारा अधिकेंद्र है, यहां सबसे पहले भूकंप अनुभव हुआ दोस्तों। ये फोकस केंद्र है। यहां दोस्तों, यहां भूकंप की उत्पत्ति हुई। अब यहां भूकंप की उत्पत्ति हुई दोस्तों, तो मान लो दोस्तों एस तरंग या पी तरंग दोस्तों, अब जब गया दोस्तों, तो जाने के बाद दोस्तों, तो उनका रास्ता चेंज हो गया। अब चेंज इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि घनत्व भी चेंज होगा दोस्तों। तो जब घनत्व परिवर्तन होगा दोस्तों, तो रास्ता भी परिवर्तन हो गया। ये सोचा कि हम लोग साथ साथ चलेंगे दोस्तों, लेकिन साथ साथ जा पाता है, नहीं जा पाता दोस्तों। तो जब ये इधर जाए, ये इधर जाए दोस्तों, तो ये बीच वाला जो क्षेत्र है आना चाहिए यहां भी दोस्तों। इसका मतलब ये क्षेत्र में भूकंप आना चाहिए कि नहीं। इसको अगर सीधा आएगा तो इस क्षेत्र में आएगा भूकंप। तो यहां क्षेत्र, इस क्षेत्र पर भूकंप अनुभव नहीं किया जाता है दोस्तों। इस क्षेत्र में भूकंप अनुभव नहीं किया जाता है। तो इसी क्षेत्र को दोस्तों, इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों, भूकंप छाया क्षेत्र। भूकंप का छाया क्षेत्र कहां होगा दोस्तों, तो अधिकेंद्र से 105 डिग्री एंगल, 105 डिग्री कोण पर तथा 145 डिग्री के कोण पर जो बनेगा दोस्तों, जो कोण बनेगा, जो तरंग जाएगा दोस्तों, 105 डिग्री से 145 डिग्री के कोण पर जो तरंग जाएगा, वो क्या बनेगा, उसके बीच का जो बनेगा क्षेत्र दोस्तों, वो क्या होगा दोस्तों, भूकंप छाया क्षेत्र होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, भूकंप छाया क्षेत्र। ये तरंग और ऐसा तरंग अगर कोई माध्यम में, हर माध्यम में, चाहे हवा पानी रहे, हर माध्यम में अलग अलग व्यवहार करती है दोस्तों, अलग अलग व्यवहार करती है। अलग अलग व्यवहार करने का मतलब ये है दोस्तों कि वो चलता है तो दोस्तों अलग अलग जैसा चलेगा। कोई पी तरंग कहीं स्पीड चलेगा कोई माध्यम में, कोई पी तरंग धीमा चलेगा दोस्तों। पी तरंगों की बात करें दोस्तों, तो पी तरंग का क्या होता है, जब कोई माध्यम में चलता है तो दिशा में भी परिवर्तन आ जाता है दोस्तों। पी तरंग का दिशा बदल जाता है, और जहां से दिशा बदलता है उसको क्या बोलते हैं, असमता बोलते हैं कि नहीं। दिशा के साथ साथ गति भी बदल देता है दोस्तों पी तरंग। जबकि दोस्तों ऐसा तरंग परावर्तित होता है, ये भी बदलता है दोस्तों, ये भी बदलता है, लेकिन ये उतना नहीं बदलता जितना पी तरंग बदलता है दोस्तों। ये एक नंबर का दोस्तों धोखेबाज आदमी, बहुत बदल जाता है। एस तरंग क्या होता है, परावर्तित होता है। और ये परावर्तित जो होता है 103 डिग्री से लेकर 105 डिग्री के बीच में होता है। जैसे यहां से मान लो एस तरंग चला दोस्तों, तो एस तरंग चला तो फिर टकरा कर फिर ये वापस आने की संभावना रखता है दोस्तों। ये टकरा कर वापस आता है, लेकिन पी तरंग दोस्तों टकरा कर वापस नहीं आता है। परावर्तित मतलब होता है कोई भी चीज टकरा कर वापस आना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, परावर्तित। या प्रकाश का जब टकरा कर किसी सतह से वापस आता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तित मतलब होता है ऐसा तरंग क्या करता है, ये परावर्तित होता है। और परावर्तित कितने डिग्री कोण पर होता है दोस्तों, 105 डिग्री के कोण पर होता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसा तरंग जो है दोस्तों, ये बाह्य कोर पर, ये है आपका बाह्य कोर दोस्तों। बाह्य कोर क्या है दोस्तों, अधिकतर अगर हम कोर की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी का केंद्र ठोस है दोस्तों। ऐसा तरंग जो है दोस्तों टकरा कर अंदर नहीं जा पाता दोस्तों, ये वापस आ जाता है। और जब वापस आ जाता है तो इधर, यहां अब देखो, जहां वापस ये मान लो एस तरंग है और टकरा कर वापस आएगा, तो इसके बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, छाया क्षेत्र बोलेंगे कि नहीं। इसको S1 बोल देते हैं, इसको S2 बोल देते हैं। पी तरंग जब बाह्य कोर में प्रवेश करती है, पी तरंग जब बाह्य कोर में प्रवेश करती है तो ये दिशा और गति में बदलेगा दोस्तों। और एस तरंग वैसा नहीं होता, एस तरंग परावर्तित हो जाता है। पी तरंग है दोस्तों, बाह्य कोर में जैसे प्रवेश करता है दोस्तों, बाह्य कोर में जैसे ही प्रवेश करता है तो इसका दिशा में बदलेगा और गति भी बदलेगा। और एक बार बताओ हम दोस्तों कि ठोस में कोई भी चीज ज्यादा चलता है दोस्तों, या दोस्तों द्रव में ज्यादा स्पीड चलेगा दोस्तों, कोई भी चीज ठोस में चलेगा। तो यहां क्या है दोस्तों, ये आंतरिक बाह्य कोर जो है दोस्तों, बाह्य कोर द्रवित अवस्था में है दोस्तों। तो यहां इसके बाद थोड़ा सा गति यहां धीमा होता है, इसके बाद जैसे ही आंतरिक कोर में प्रवेश होता है दोस्तों, इसके गति में क्या हो जाता है दोस्तों, वृद्धि हो जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि जब गति में वृद्धि हुआ तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आंतरिक कोर क्या है दोस्तों, ठोस अवस्था में। हम लोग तो भूकंप के बारे में खूब विस्तार से पढ़े, लेकिन दोस्तों यह पता करेंगे कि आखिर भूकंप से कैसे हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता करेंगे। तो हम यह समझेंगे कि भूकंप कैसे बताता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठोस है, द्रव है, गैस है, या फैलना है, ढेमचा है, क्या है। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि भूकंप से कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है दोस्तों। ये मान लो आपका पृथ्वी है दोस्तों, ये है आपका मेंटल,
ये है दोस्तों आपका, यहाँ मान लो भूकंप की उत्पत्ति हुई, और जब भूकंप की उत्पत्ति हुई तो इससे तरंग जो निकला, और जब तरंग निकला दोस्तों तो P और S तरंग इसे टकराया दोस्तों। जब केंद्र की तरफ जाता है तो आंतरिक भाग में, जैसे ये कोर के बाद प्रवेश होता है आंतरिक भाग में, इनके गति में क्या हो जाती है दोस्तों, गति में इनका वृद्धि हो जाती है, मतलब ये ज्यादा स्पीड चलने लगता है दोस्तों। तो जब गति में ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो गति में वही वृद्धि होगी जहां अवस्था कैसी होगी दोस्तों, ठोस। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है दोस्तों, ठोस। आंतरिक भाग क्या है दोस्तों, ठोस। जहां ठोस होगा वो ज्यादा घना होगा कि नहीं। पृथ्वी के अंदर के भाग में जो भूकंपीय तरंग है दोस्तों, इनके मार्ग में परिवर्तन आ जाता है। मार्ग में परिवर्तन तभी आएगा दोस्तों जब घनत्व अलग अलग होंगे दोस्तों। अगर मान लो दोस्तों यहां आया, ठोस आया, और इसके बाद यहां ज्यादा घना हो गया, तो यहां से इनका मार्ग में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, होगा कि नहीं। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हम जो पृथ्वी के जितना नीचे जाएंगे दोस्तों उतना ज्यादा घनत्व होगा दोस्तों, उतना ज्यादा क्या होगा दोस्तों, घनत्व होगा। 150 से लेकर 250 किलोमीटर तक दोस्तों, पृथ्वी के अंदर के भाग में 150 से 250 किलोमीटर तक तो दोस्तों क्या होता है, जो भूकंपीय तरंग की जो गति होती है दोस्तों वो कम पड़ जाती है। भूकंपीय तरंग की गति कम पड़ जाती है, तो इसका मतलब अगर कम पड़ती है तो इसका मतलब वहां कोई द्रवित पदार्थ होगा, वहां कोई द्रव होगा, और इसी द्रवित पदार्थ को हम लोग अंदर में क्या बोलते हैं दोस्तों, मैग्मा बोलते हैं। और यहाँ क्या है दोस्तों, दुर्बल मंडल है कि नहीं दोस्तों, जो आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं दोस्तों। दुर्बल मंडल कहां है, यही 150 से 250 किलोमीटर के बीच में दुर्बल मंडल है दोस्तों। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि 150 से 250 किलोमीटर में जो भूकंपीय तरंग की गति जो धीमा हो रही है, इसका मतलब वहां कोई द्रव होगा, और जब द्रव होगा तो इसी तरफ को मैग्मा कहते हैं, और इस मैग्मा के मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, दुर्बल मंडल। यानी कि दुर्बल मंडल 150 से 250 किलोमीटर के बीच में दुर्बल मंडल होगा, जो पहले ही आपको बता चुके हैं। अब दोस्तों चौथा बात करते हैं, जैसे 2900 से 5300 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं दोस्तों, ऐसा तरंग दोस्तों ये विलुप्त हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों कि वहां द्रवित अवस्था होगा, द्रव अवस्था होगा दोस्तों, और इसी द्रवित अवस्था वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइको। अगर हम टॉर्च बार हैं, टॉर्च बारने के बाद हमको प्रकाश टकरा कर वापस ही नहीं रहा है, तो हमको दिखाई क्या दे, नहीं दिखाई देगा दोस्तों। तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। इसका मतलब जब प्रकाश जब टकरा कर वापस नहीं आ रहा है तो कोई ऐसा चीज होगा दोस्तों जो प्रकाश को खींच लिया होगा। कि इसका मतलब यह है कि जब एस तरंग टकरा कर वापस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों कि यहाँ क्या होगा, कोई द्रव अवस्था होगा, और इस द्रव अवस्था कहां है दोस्तों, बाह्यकोर में। अब इसके बाद दोस्तों हम 5300 किलोमीटर के बाद जाते हैं दोस्तों। पचवा क्या कि जैसे हम 5300 किलोमीटर के बाद हम जाते हैं दोस्तों, 5300 किलोमीटर के बाद जाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, पी तरंग, ये एस तरंग तो यही गायब हो गया दोस्तों, बाह्यकोर में ही गायब हो गया। अब जैसे पी तरंग जाते हैं दोस्तों, पी तरंग जैसे ही 5300 किलोमीटर की दूरी तक जाता है दोस्तों, 5300 किलोमीटर के बाद तक क्षेत्र में जाता है दोस्तों, तो ये पी तरंग का गति क्या हो जाता है दोस्तों, पी तरंग का गति एकदम हाई हो जाता है, तेज हो जाता है। इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर इस तरंग का गति अगर ज्यादा हो रहा है ससुरा, अगर इस तरंग का गति ज्यादा हो रहा है, अगर स्पीड जा रहा है, एक और मतलब यह है दोस्तों कि वहां कौन सी अवस्था होगा दोस्तों, ठोस अवस्था। यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्र है दोस्तों, यानी कि जो आंतरिक कोर है दोस्तों, वो किस अवस्था में है दोस्तों, आंतरिक कोर किस अवस्था में है दोस्तों, आंतरिक कोर आपका किस अवस्था में है दोस्तों, ठोस अवस्था में। जबकि दोस्तों बाह्य कोर किस अवस्था में है दोस्तों, द्रवित अवस्था में। क्या इससे हम लोग पता कर लिए दोस्तों कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है दोस्तों। आप थोड़ा कुछ फैक्चुअल चीज को जान लेते हैं दोस्तों। भूकंप समाघात रेखा, मान लो दोस्तों यहां भूकंप की उत्पत्ति हुई दोस्तों, यहां भूकंप की उत्पत्ति, इस भूकंप की उत्पत्ति के केंद्र को क्या बोलते हैं दोस्तों, पी। यहां भूकंप की उत्पत्ति हुई दोस्तों। एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है ए, एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है बी, एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है सी, एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है डी, एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है ई, एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है एफ, एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है जी। जगह मान लो यहां भूकंप की तीव्रता 8 है, यहां भी भूकंप की तीव्रता 8 है, और यहां भूकंप की तीव्रता 7 है, यहां भी भूकंप की तीव्रता 7 है दोस्तों, यहां भी 8 है दोस्तों, यहां भी 8 है, और यहां भी मान लो दोस्तों 8 है दोस्तों। भूकंप के समान तीव्रता प्राप्त करने वाले स्थान को, समान तीव्रता प्राप्त करने वाले स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, भूकंप समाघात रेखा। अब जहां जहां 8 है, एक लाइन खींच दो दोस्तों, एक लाइन खींचा, जैसे खींचा दोस्तों तो ये क्या हुआ, भूकंप समाघात रेखा, इसी को बोलते हैं दोस्तों भूकंप समाघात रेखा। कई जगह पर समान तीव्रता की भूकंप आए तो जब इसको मिला देंगे तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, भूकंप समाघात रेखा, या इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसिस्मल लाइन। यानी टाइम मान लो इसका अधिकेंद्र किसको मानेंगे दोस्तों, केंद्र को मानेंगे। ठीक है, यहां क्या है दोस्तों, यहां भूकंप की उत्पत्ति हुई, और मान लो दोस्तों ये अधिकेंद्र है, तो यहां से अधिकेंद्र को ही हम लोग केंद्र मानकर ये लाइन खींचेंगे। तो ये किस प्रकार का, अब देखो ये अधिकेंद्र हुआ दोस्तों, अब यहां 7-7 का आया दोस्तों, तो इसको ऐसे मिला देंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसोसिस्मल लाइन। जब किसी स्थान पर समान तीव्रता की भूकंप आए और समान तीव्रता की भूकंप आए तो उस लाइन को मिला देने के बाद जो लाइन बनता है उस लाइन को क्या बोलते हैं दोस्तों, भूकंप समाघात रेखा। एक है दोस्तों सम भूकंप रेखा दोस्तों, सम भूकंप रेखा दोस्तों,
होमोसिस्मल लाइन इसको बोलते हैं दोस्तों, होमोसिस्मल लाइन दोस्तों। अब मान लो दोस्तों ये है आपका अधिकेंद्र, यहाँ है अधिकेंद्र, मतलब ये मान लो पृथ्वी के सतह का अधिकेंद्र है दोस्तों, एपिसेंटर है दोस्तों। ये स्थान ए है, ये स्थान बी है, ये स्थान सी है, ये स्थान डी है, ये स्थान ई है, ये स्थान एफ है, ये स्थान जी है, ये स्थान एच है दोस्तों। मान लो कोई स्थान है दोस्तों, नाम ए बी सी डी ई एफ जी एच दे दिए दोस्तों। अब मान लो दोस्तों ए पर दोस्तों भूकंप का झटका 8 बजे 8:30 बजे महसूस हुआ। डी पर भी भूकंप का झटका कितना बजे? 8 बजे महसूस हुआ। सी पर भी भूकंप का झटका 8 बजे महसूस हुआ। और एच पर भी भूकंप का झटका 8 बजे महसूस हुआ। इसके बाद बी पर भी भूकंप का झटका मान लो 7:30 बजे महसूस हुआ। वह स्थान जहां समान समय में भूकंप आया दोस्तों, और उसको अगर मिला देंगे तो ये 8 को मिलाने के बाद दोस्तों, 8 को मिलाने के बाद जो भी दोस्तों एक सर्कल होगा, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? समभूकंप रेखा, यानी कि समान समय में दोस्तों यहां भूकंप आया था। तो इसलिए इसको हम लोग, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? समभूकंप लाइन। इसी के साथ दोस्तों चैप्टर आपका पूरी तरह से खत्म होता है दोस्तों।